हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट्स, इकोनॉमिक्स का ये थर्ड चैप्टर है। मनी एंड क्रेडिट्स। मनी, यू नो व्हाट इज मनी। विदाउट मनी वी कैन नॉट बाय एनीथिंग। मनी के बिना हम कोई भी चीज़ बाय नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ मॉडर्न करेंसी। एंड क्रेडिट के बिना आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, या तो कोई फैमिली फ्रेंड से, या तो कोई फाइनेंशियल सर्विसेज से, या तो बैंक से आपको लोन भी नहीं मिल सकता। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द क्रेडिट, यानी मनी एंड क्रेडिट। अभी हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखते हैं मनी किस तरह मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अ पर्सन होल्डिंग अ मनी कैन एक्सचेंज इफ फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और सी माइट वांट्स। यानी कि किसी को भी कोई भी चीज़ बाजार से खरीदनी है तो उसके बदले में उसको क्या देने पड़ते हैं, मनी। और कोई भी सर्विसेज चाहिए, या तो एडवोकेट से कुछ भी काम कराना है तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ करेंसी, यानी उसके बदले में हमें मनी एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे टीचर को आप फीस देते हैं तो वो अभी करेंसी फॉर्म में, हमारा जो रुपीज़ है तो रुपीज़ के फॉर्म में आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ। Thus, everyone prefers to receive payment is money and then exchange the money for things that they wants। यानी हर एक की ज़रूरत होती है, हर एक को कोई भी चीज़ के बदले में ये एक्सचेंज करना पड़ता है, या तो गुड्स खरीदते हैं तो उसके बदले में आपको मनी देने पड़ते हैं। सो एवरी ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ मनी। Both the parties have to agree to sell or buy each other commodity. This is known as a double coincidence। दोनों पार्टी को अगर ज़रूरत है कि एक को सेल करना है, दूसरे को उसको ही बाय करना है, सो दिस इज नॉन एज द डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड। अगर दोनों की ज़रूरत है तभी जाके आपका ये डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स होगी। अगर एक की सेल करने की इच्छा है पर दूसरे की उसको बाय करने की विश नहीं है, तो ये आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होगा। तो ये बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो उसी में ही ये डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स कंप्लीट होता था। बिकॉज अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेज टू बाय। इन द बार्टर सिस्टम वेयर द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, उसमें मनी का एक्सचेंज नहीं होता था, ओनली फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। So it is a better example of double coincidence of bond. Also, in contrast, in the economy, where the money is in use, the money by the providing the crucial intermediates said the eliminated need of the double coincidence। अब ये एक जब से करेंसी आया है तब से ये डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड एलिमिनेट हो गया है। बिकॉज ऑफ के दोनों की ज़रूरत है तभी जाके वहाँ पे एक्सचेंज होता था। But now money then they have to exchange any goods from market, या तो मार्केट से कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं उसके बदले में मनी देकर। तो ये जो डबल कोइंसिडेंट था वो यहाँ पे अब कोई को ज़रूरत नहीं है एक्सचेंज ऑफ गुड्स की, कि उसके बदले में अगर उसकी रिसीज हो तभी जाके वो उसके बदले में गुड्स दें। ये बार्टर सिस्टम में बेटर चलता था, और बार्टर सिस्टम में यही था कि एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स एक्सचेंज होता था। आज तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमारा सेकेंड पॉइंट है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। सो वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द ट्रांजेक्शन। आप देखते हैं कि अभी मनी जो एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन का के लिए अभी एक मीडियम हो गया है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन और करेंसी आए उसके पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था। फॉर एग्जाम्पल, सिंस अ वेरी अर्ली एज द इंडियन यूज द ग्रेन्स एंड कैटल। तो उस टाइम पे ग्रेन्स और कैटल्स के यहाँ एक्सचेंज किए जाते थे इंस्टेड ऑफ मनी। करेंसी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स एटसेट्रा। यानी कि हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप के कॉइन्स होते हैं, उनका डिफरेंट, हर एक कंट्री का डिफरेंट करेंसी होता है और पेपर नोट्स भी होते हैं। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट।
ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसकी अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर मोहर लगी होती है। इसकी वजह से उसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है अपने कंट्री के अंदर। इन इंडिया रिजर्व बैंक इश्यूज द करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ आरबीआई जो नोट को छापता है और बाजार के अंदर इश्यू करता है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी, यानी हमारे गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से देखते हैं तो जो आरबीआई के अंडर में नोट इशू कर सकता है आरबीआई, तो उसके सिवा और कोई अदर अनऑफिशियली कोई भी नोट को प्रिंट नहीं कर सकता है, करेंसी कोई दूसरा बाहर नहीं पाड़ सकता। अगर डुप्लीकेट भी करेंसी बाजार में आती है तो उसको पकड़ लिया जाता है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगल रिफ्यूज टू पेमेंट मेड इन रुपीज। कोई भी आदमी आपको करंट रुपीज, अभी हमारे कंट्री का जो करेंसी वो रुपी है और रुपी के फॉर्म में आपके वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। तो यानी कि कोई भी गुड्स बाय करते हो तो उसके अगेंस्ट आप मनी देते हो, तो उसका कोई रिफ्यूजल नहीं कर सकता है कि भी नहीं हम मनी तो नहीं लेते हैं, हम तो चेक लेते हैं, कैश नहीं लेते हैं। हाँ, या तो वो आपको ये नहीं बोल सकता कि हम डॉलर में ही लेंगे। सो बिकॉज ऑफ हमारे कंट्री का जो मनी है वो रुपीज है, तो हम रुपीज के फॉर्म में सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। टू विड्रॉ कैश द बैंक इज एबल टू मैनेज विथ द कैश। या तो हमें बैंक से कभी भी कैश निकालना है तो हम बैंक से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक जो भी डिपॉजिट अपने पास जमा करता है लोगों के और उससे थोड़ा परसेंट वो लोन भी प्रोवाइड करता है लोगों को। यानी कि बैंक के पास जो भी सारी डिपॉजिट आती है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लोन देता है तो उससे जो लोन इंटरेस्ट उसको ज़्यादा मिलता है और इससे बैंक की अर्निंग होती है। दिस इज द ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको भी मालूम है हर एक सेक्टर के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए आपको लोन की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या तो कोई भी यूनिट हो, कोई भी फार्मा कंपनी हो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, तो ये सारे लोगों को लोन बैंक प्रोवाइड करता है। सो बैंक मेक यूज द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। यानी बैंक लोगों की डिपॉजिट को सिक्योर करता है और वो डिपॉजिट का थोड़ा पोर्शन वो लोन के पार्ट में हर लोगों को लैंडिंग करता है। सो इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड। यानी बैंक के पास जो भी सरप्लस फंड पड़ा रहता है वो सरप्लस फंड एज अ फॉर्म ऑफ लोन वो लोगों को जो नीडी पर पीपल है उसको प्रोवाइड करता है। सो बैंक चार्जेस a higher interest rate on the loan that what they offers on the deposit। बैंक जो रेट ऑफ परसेंट हमको डिपॉजिट के ऊपर ऑफर करता है उससे वो लोन के जो रेट ऑफ परसेंट ऑलवेज हायर होते हैं जिससे उसकी अर्निंग होती है। द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज द चार्जेस फ्रॉम द बोरो एंड व्हाट इज पेड फॉर द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है, उनके बीच के डिफरेंस का, उनके जो लोन परसेंट मिलता है उसको और जो डिपॉजिटर को वो जो रेट ऑफ परसेंट देता है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक की अर्निंग है। द टर्म ऑफ क्रेडिट, द एवरी लोन एग्रीमेंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टर्म ऑफ क्रेडिट। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइड एन इंटरेस्ट रेट which borrower must pay to a lender along with the repayment of the principal additions lender may demand collateral against the loan। यानी कि हर एक जो लोन लेते हैं उनके पास गवर्नमेंट एग्रीमेंट करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे स्पेसिफाई किए जाते हैं और कितने टाइम में उसको रीपे करना है वो सारे उसके अंदर पूरा जो बैंक का डिटेल्स होता है उसके अंदर सारी चीज़ मेंशन होती है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, उनके जो प्रिंसिपल है उसी के हिसाब से उसको
लैंडिंग करता है, किसी को 70%, किसी को 60%, किसी को 80%, इस तरह डिमांड ऑफ द कोलेटरल और डिपेंड ऑन द कोलेटरल ऑफ एसेट्स, या तो किस तरह वो अपने एसेट्स को किस तरह गिरवे रखता है और उसके अगेंस्ट में वो लोन प्रोवाइड करता है। कोलेटरल इज एन एसेट दैट बोरो ओन्स एंड यूज दिस एज द गारंटी टू द लैंडर अंटिल द लोन इज रेपेड। यानी जो कोलेटरल इसीलिए बैंक मांगता है बिकॉज ऑफ कि जो बोरोवर है उस अपनी जो एसेट्स है उसको छुड़ाने के लिए वो एज अ गारंटी फॉर्म में उसके पास से लोन पे रखवाता है और इसीलिए उसके बदले में वो एक्सचेंज ऑफ मनी करता है, यानी कि उसको लोन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आदमी ना भूले और लोन के जो इंस्टॉलमेंट है वो रेगुलर भरता रहे। The interest rate, collateral and the documentation requirement and the made of the repayment together compromise what is called the term of the credit। यानी कि इंटरेस्ट रेट, जो collateral यानी कि कोई भी एसेट्स हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज रिक्वायरमेंट है। अगर उनके लिए जो भी और हो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज बैंक कभी नहीं करता। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बैंक्स अपनी जो उस लोन बोरोवर्स को ये सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन बताता है और उसकी जो टाइम पीरियड है उसको भी सारा मेंशन किया जाता है। तो उसको हम ये जो टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग दिस इज नोन एज, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अभी हम देखते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया के अंदर किस तरह हमारी जो फॉर्मेलिटीज है सेक्टर के लिए, जो हम किस तरह उसको प्रोवाइड करते हैं और क्या चीज़ जो हमें बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ जरूरी है। सो वी हैव सीन द पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे लिए अलग अलग सोर्स होते हैं कि जिसकी वजह से हमें लोन मिले। द वेरियस टाइप ऑफ द लोन्स, आपको बताया मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेज ऑफ लोन। बैंक से भी मिलता है, ट्रेडर से भी मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, मनी लेंडर से और रिलेटिव और फ्रेंड से। तो ये सारे सोर्स ऑफ द क्रेडिट, यानी कहाँ से आपको मनी मिल सकते हैं। सो वेरियस टाइप ऑफ द लोन्स कैन बी कन्वीनियंट ग्रुप एज अ फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो हमारे अलग अलग दो टाइप है उसके, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। यानी फॉर्मल के अंदर क्या होते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल, एसेट्स, ये सारा रखना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है। बट इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है, मिनिमम होता है, यानी कि कन्वीनियंट फॉर द पीपल, यानी हर लोग उसको पे कर सकते हैं। बट द इनफॉर्मल जो क्रेडिट होता है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, नो एनी कोलेटरल एसेट्स, यानी कोई भी एसेट्स भी आपको गिरवे नहीं रखना पड़ता है, बट उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब देखते हैं फॉर्मल में, तो फॉर्मल में देखते हैं कि 8, 9 या तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब देखते हैं इनफॉर्मल में उसको लोन मिलता है बट कितना हाई, 15%, 18%, 24%, ऐसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से बोरोवर को इतना सारा इंटरेस्ट पे करने में बहुत मुश्किल रहती है, या तो कभी कभी वो पे भी नहीं कर सकता और उसका डेब्ट बढ़ जाता है। तो यानी बट उसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, यानी कि कोई भी आपको उसके अगेंस्ट कोई भी कोलेटरल एसेट्स नहीं रखना पड़ता है। ये दोनों डिफरेंस है इसका। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड द मनी लेंडर, ट्रेडर्स एंड एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स। हमारा जो रिजर्व बैंक है वो ये फॉर्मल जो सोर्स ऑफ सारे जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसका जो मॉनिटरिंग कौन करता है, रिजर्व बैंक। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, यानी कि जो भी डिपॉजिट बैंक रिसीव करता है उसके जो 50% या तो 25% वो लोन देता है, बाकी की सबकी डिपॉजिट सिक्योर रखता है। द RBI मॉनिटरिंग द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, और RBI ये सारे जो कैश फ्लो का मैनेजमेंट RBI करती है।
periodically bank have to submit the information to the RBI much they have lending, या तो कभी कभी ऐसा बनता है कि उनको RBI को सारी जो न्यूज़ होती है वो RBI को सबमिट करनी पड़ती है। कभी कभी बैंक का मच अमाउंट ऑफ लैंडिंग कर देता है या तो ज़्यादा पार्ट ऑफ लोन प्रोवाइड कर देता है। तो इसकी वजह से क्या कि उनके रेट ऑफ या तो यानी कि अगर RBI उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं रखेंगी तो इस तरह जैसे यस बैंक का फ्रॉड हुआ, इस तरह बहुत सारा हो सकता है या तो कोई भी बैंक के साथ। सो इसके लिए RBI उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। सो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और ये इनफॉर्मल सेक्टर में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, सुपरविजन नहीं होता है, क्योंकि उसको कुछ कोई बताने वाला नहीं। उसकी खुद की जो मनी है वो किस तरह या तो कोई भी पीपल को दे सकता है एज अ फॉर्म ऑफ लोन। सो दे कैन लैंड वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, यानी वो जो भी चाहते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से देते हैं। सो दिस इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग द अनफेयर मीन्स ऑफ गेट देयर मनी बैक। यानी उसको कुछ पड़ी नहीं होती कि उसके मनी उसको वापस मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, उसके बदले में उसको या तो कोई कोलेटरल एसेट रखनी है। तो वो कोई भी परवाह करे बिना वो अपनी जो मनी को लैंडिंग करता है, क्योंकि उसको हाई अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसकी वजह से वो अपने मनी को अपने जो मनी लैंडिंग करता है। सो कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज मच हायर। Thus, the cost of the borrowing of the informal loan is a much higher, and the higher cost of the borrowing means the large part of earning of the borrower is used to repayment the loan। यानी कि हाई अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसकी वजह से बोरोवर का ज़्यादा जो हिस्सा रीपेमेंट ऑफ लोन के अंदर चला जाता है। सो चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज अ क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। और कंट्री डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? एक चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट, और जिसकी वजह से लोगों को हेल्प मिले। इस ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी इशू इस तरह की जाती है, बट जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो इस तरह पुअर और नीडी पीपल के लिए वर्क करता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट वो गेट। फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है? अब दोनों ही अलग अलग फॉर्म है। इसमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है, इसमें इनफॉर्मेलिटीज़, यानी कि कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं। 85% ऑफ लोन टेक बाय पुअर हाउस होल्ड, यानी कि अगर ये इनफॉर्मल क्रेडिट्स कौन लेता है, देखते हैं कि 85% ऑफ जो प्योर पीपल जिसके पास खुद की एसेट नहीं है या तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ऐसे लोग इस तरह इनफॉर्मल सेक्टर से अपनी लोन करवाते हैं। Under the household take, 10% of the loan are from the informal sources। पर अर्बन सिटी एरिया के अंदर आप देखते हैं ओनली ऐसे 10% लोग होते हैं जो इनफॉर्मल क्रेडिट लेते हैं। बाकी 90% जो पीपल्स होते हैं दे आर फ्रॉम बैंक, यानी कि फॉर्मल सेक्टर से वो अपना लोन करवाते हैं। क्यों? इसमें कोई भी चीटिंग का कोई वो नहीं रहता, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। सो ये उनके लिए बहुत नेसेसरी है। दिस इज अ रिच हाउस होल्ड आर अवेलेबल चीप क्रेडिट फ्रॉम द इनफॉर्मल लैंडर्स वेर द पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग। यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर से आप अगर लोन लेते हो तो आप उसको चीप रेट होता है तो आप उसको इजीली पे कर सकते हो, बट जो इनफॉर्मल सेक्टर से जो भी लोन लिया है उसको आपको मोस्टली आपका अर्निंग का पार्ट रीपे में चला जाता है। द फॉर्मल सेक्टर टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, यानी कि रूरल पीपल के 50% लोग इसी तरह जो इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू जो लोन लेते हैं, द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। और बाकी कि जो रिमेनिंग पर क्रेडिट्स होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और विलेज के अंदर, रूरल एरिया के अंदर बहुत सारे मनी लैंडर्स होते हैं, वो लोग इस तरह आप उनके लैंड के ऊपर या तो विदाउट एनी कोलेटरल तो वो लोग उसको लोन प्रोवाइड करते हैं।
while the formal sector loan need to expand and it is also necessary that every person receive the loan। यानी मेन गवर्नमेंट का एक एम होता है कि हर एक लोगों को लोन का बेनिफिट्स मिले, मेनली इन द पुअर पीपल्स यानी रूरल एरियाज के अंदर, कि उस लोगों को लोन का बेनिफिट मिले जिसके लिए इक्वालिटी बनी रहे और पुअर पीपल को इतना हार्श कंडीशन फील ना करना पड़े। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। नाउ अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। अभी हमारा लास्ट पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर पीपल। इन द प्रीवियस सेक्शन हमने देखा, आगे के सेक्शन में वी हैव सीन द पुअर हाउस होल्ड आर द डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। पुअर पीपल से दे आर टोटल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर, क्योंकि उनके पास कोलेटरल के लिए कोई भी एसेट्स नहीं होता है, या तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, आईटी रिटर्न नहीं होते, तो इसकी वजह से उनको बैंक के थ्रू लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल एरिया, ऑल्सो बैंक हर जगह रूरल एरिया में नहीं होता है। सो इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज अ मच मोर डिफिकल्टीज देन टेकिंग अ लोन। इसलिए उन लोगों को बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल होता है। द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल एंड द मेजर रिसोर्सेज विच prevent the poor from getting bank loan. Informal lenders such as the money lender on the other hand known the borrower personally and hence often willing to give loan without collateral। वहाँ के विलेज पीपल को या तो रूरल एरिया वाले पीपल को वहाँ का जो लोकल मनी लैंडर्स होता है वो इस तरह विदाउट एनी कोलेटरल लोन प्रोवाइड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लेता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है पुअर पीपल को, क्योंकि उनके पास कोई फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और कोलेटरल एसेट्स भी नहीं है। हाउएवर द मनी लैंडर्स चार्जेस अ वेरी हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांजेक्शन एंड हार्ड द पुअर बोरोवर्स। तो इस तरह मनी लैंडर्स तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है और उसके जो रिकॉर्ड्स उन लोगों के पास अपने जो ट्रांजेक्शन के वो खुद रिकॉर्ड करता है, बोरोवर के पास उसके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। सो इन द रिसेंट ईयर पीपल हैड ट्राई आउट सम न्यूअर वे ऑफ द प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर। अभी बैंक के लिए आपको मालूम है कि इस तरह छोटे लोगों के लिए, रूरल एरिया के लिए काफ़ी बैंक क्रिएट हुए हैं और जिसकी वजह से पुअर पीपल को इसका हेल्प मिले। तो इसके लिए ग्रामीण विकास बैंक और सबके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अभी उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूनिट बनाए हैं जिसकी वजह से कंट्री के अंदर इक्वालिटी है और उसको पुअर पीपल को हर एक तरफ की हेल्प मिले। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट। बाय फ्रेंड्स।